जय हिंद मेरे दोस्तों। आई होप आप सभी अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे होगे। इसी होप के साथ मैं राज सीए फाइनलिस्ट एंड स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट आप सभी का अपने इस चैनल अकाउंट मंत्रा में स्वागत करता हूं। चलिए आज लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं एनपीओ का। आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 एनपीओ का देख लिया होगा और आपके लिए वो काफ़ी ईजी भी रहा होगा। जैसा कि मैंने आपसे बार बार कहा है कि आपके लिए अकाउंट्स को बच्चे बहुत ज़्यादा ईजी कर दूंगा मैं। क्लियर? चलिए तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं लास्ट लेक्चर की, जो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या था, अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? मैंने बोला पेपर में इसका वेटेज बच्चे 10 मार्क्स का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ईजी कर दूंगा मैं आप लोगों के लिए। एल्दो काफ़ी बच्चे दूसरे टीचर से पढ़ने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत टफ चैप्टर है। क्लियर? बट आप सभी मेरे को फॉलो करिए, जो मैं बता रहा हूँ जिस टाइम पे जैसा बता रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो करिए। यकीन मानना बहुत ही ज़्यादा इजी कर दूंगा इस चैप्टर को। क्लियर? चलिए तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने जाना कि एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम ही बता रहा है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। क्लियर? तो सर ये किस वजह से वर्क करते बच्चे? सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, मतलब सोसाइटी के उद्धार के लिए वर्क करते हैं, सोसाइटी को सर्विस देने के पर्पज से। क्लियर हुआ? ठीक। फिर हमने जाना कि एनपीओ के फाइनल अकाउंट में 3 चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। पहला क्या था? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड वन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड थर्ड वन बैलेंस शीट। क्लियर? फिर हमने इसके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को जाना। ठीक है, चलिए तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को मैंने आपको बताया कि ये कैश बेसिस पे बनता है। कौन से बेसिस पे? कैश बेसिस पे बनता है। यहाँ पे कैश बेसिस में हम बेस बनाते हैं बच्चे कैश को। अगर कैश आया है तो रिकॉर्ड करना है, कैश हमारे पास से गया तो रिकॉर्ड करना है। क्लियर? चाहे वो किसी भी साल का आया हो या किसी भी साल की हमने पेमेंट करी हो, आगे आने वाले 50 सालों की या पिछले 20 सालों की, तो वो इसी साल में हम रिकॉर्ड कर लेंगे। क्लियर? दूसरा मैंने इसका नेचर के बारे में बताया आपको कि इसका नेचर बच्चे रियल अकाउंट होता है। इसका नेचर क्या होता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल आपने 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ पे याद करा रहा हूँ आपको। डेबिट वर्ड्स कम इन, जो भी आया डेबिट करना है, एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, जो जा रहा है हमारे पास से उसे क्रेडिट करना है। क्लियर? तो इतना सब क्लियर था। फिर मैंने बोला कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट कहाँ से होता है बच्चे? ओपनिंग बैलेंस से। ओपनिंग बैलेंस में 2 चीज़ें हो सकती है, एक तो कैश इन हैंड, जो हमारे पास कैश है साल के स्टार्टिंग में जब हमने ये स्टार्ट करा। दूसरा जो हमारे बैंक में पैसा है वो भी तो हमारा कैश ही है ना, एक तरीके का हमारी एसेट्स है, तो वो भी कैश से मतलब ओपनिंग बैलेंस में आ सकता है। क्लियर हुआ पक्का? ठीक है, तो बड़ा ही ईजी अकाउंट था ये। ठीक है, जब भी पैसा आएगा किसी भी नाम से आए, कहीं से भी आए, मैटर नहीं करता, वो डेबिट में लिखना है, डेबिट वर्ड्स कम इन के वजह से रिसिप्ट साइड में, और पेमेंट साइड में जो क्रेडिट साइड में होगा उसमें क्या, जब भी हम पैसा दे रहे हैं, अगर हमने पेमेंट करी है किसी को भी, किसी भी ईयर की पेमेंट करी है, अगर इस साल पेमेंट करी है तो इस साल वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। क्लियर? और हैंड में क्या बचता है? बैलेंस ईडी, क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस कैश इन हैंड का भी बच सकता है और कैश एट बैंक का भी, या इनमें से कोई भी एक बच सकता है। क्लियर हो गया इतना? तो बड़ा ही ईजी अकाउंट था। आई होप कि आपने सवाल कर लिए होंगे इसके। ठीक, हाँ, अगर आपने सवाल करे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के तो मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत आई होगी। हाँ, एक जगह दिक्कत आई होगी, कई बार क्वेश्चन में आपको ओपनिंग के टाइम पे वो आपको बैंक ओवरड्राफ्ट बताता है। बैंक ओवरड्राफ्ट। सर ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? इसका नाम ही पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है? बैंक से ओवर मीन्स ज़्यादा, ड्राफ्ट मीन्स निकालना। क्लियर? यदि बैंक से हम कुछ पैसा ज़्यादा निकाल लेते हैं, यदि बैंक से हम कुछ पैसा ज़्यादा निकाल लेते हैं तो इसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। होता क्या है नॉर्मली, जैसे अगर इन केस आपके अकाउंट में 10,000 है, मान लिया मैंने कि अगर आपके अकाउंट में 10,000 है, तो बताओ आप उसमें से कितना विड्रॉ कर सकते हो? मैक्सिमम 10,000, इससे ज़्यादा नहीं अलाउ करेगा बैंक। बट बैंक अपने कुछ अच्छे क्लाइंट्स को, जिनकी प्रोफाइल अच्छी होती है, मेनली करंट अकाउंट वाले पर्सनस होते हैं, इन्हें फैसिलिटी देता है कि जितना इनका पैसा डिपॉजिट है उसके बियॉन्ड जाके भी, उससे भी कुछ अमाउंट ज़्यादा ये विड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स से आपके अकाउंट में 10,000 है और बैंक ने बोला कि आप 5,000 फालतू निकाल सकते हो, यानी कि आप कितना ज़्यादा निकाल सकते हो? आप टोटल में कितना निकाल सकते हो? 15,000 है। कितने? 10,000 ये आपके थे, बट आपने निकाल कितने लिए? 15,000। तो बताओ कितना ज़्यादा निकाला आपने?
5000। तो ये जो 5000 है बच्चे, दैट इज़ कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। ये क्या कहलाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक से अपनी हमारा पैसा था उससे ज़्यादा जितना भी निकाल रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, जब बैंक ओवरड्राफ्ट है बच्चे, जब हमारा पैसा होता था बैंक में, तब तो वो क्या होता था? डेबिट बैलेंस, हमारी एसेट्स थी तो वो डेबिट साइड में आती थी। बट अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है क्वेश्चन में, तो वो क्रेडिट साइड में आएगी। कहाँ पे आएगा उसका ओपनिंग बैलेंस? क्रेडिट साइड में। तो इन केस बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा ओपनिंग के टाइम पे, तो आपको इसे क्रेडिट साइड में लिखना है। क्लियर हो गया? इतना बड़ा ईजी है, ठीक है। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला अकाउंट, जो कि है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बड़ा इजी होने वाला है, बस ध्यान से समझना आपने। क्लियर? चलिए, तो चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को समझते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक। चलिए, अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करूं बच्चे, तो सबसे पहला मेनली चीज़, ये किस बेसिस पे बनता है? जैसे रिसिप्टेंट अकाउंट किस बेसिस पे बना था? कैश बेसिस पे। बच्चे ये बनता है हमारा एक्रूअल बेसिस पे। किस बेसिस पे बनता है? एक्रूअल बेसिस। सही है। एक्रूअल बेसिस होता है क्या? अभी समझाऊंगा, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने क्या बोला? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस बेसिस पे बनता है बच्चे? एक्रूअल बेसिस पे। जबकि इसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। नेचर क्या होता है इसका? नॉमिनल अकाउंट। देखो, रिसीप्ट एंड पेमेंट का बेसिस था कैश बेसिस, जबकि उसका नेचर क्या था? रियल अकाउंट। क्लियर हो था? जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बच्चा बेसिस होता है एक्रूअल बेसिस, जबकि इसका नेचर क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट है तो इसके डेबिट साइड में नॉमिनल का रूल होता है, जैसे रियल का रूल है, इधर क्रेडिट साइड है। तो बेटा नॉमिनल का रूल होता है, नॉमिनल के रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब हम जितने भी एक्सपेंस होंगे हमारे बिजनेस के या हमारे ट्रस्ट के या एनपीओ के, वो उन सबको हम डेबिट में लिखते हैं। क्लियर? और जितने भी लॉस, मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब जितने भी एक्सपेंस और लॉसेस है उसे डेबिट में लिखेंगे। जबकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, मतलब जितनी भी इनकम्स हो रही है बिजनेस को, अगर इनकम हुई है या जितने भी प्रॉफिट हुआ है, वो हमेशा क्रेडिट साइड में आएंगे। क्लियर हुआ? ठीक। तो इसी रूल के हिसाब से डेबिट में हम एक्सपेंडिचर लिखेंगे, एक्सपेंडिचर अमाउंट, और बताओ क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? इनकम ना, क्योंकि रूल के हिसाब से इनकम होती है, इनकम्स और अमाउंट। क्लियर हो गया? तो आप समझते हैं कि सर ये अकाउंट बनेगा कैसे। बच्चे, इसका नेचर क्या बताया मैंने? नॉमिनल। नेचर की वजह से मैंने डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर लिखा और क्रेडिट साइड में इनकम लिखा। क्लियर? अब सर इसका बेसिस क्या था? एक्रूअल बेसिस। अब सर ये एक्रूअल बेसिस होता क्या है, इसे समझ लेते हैं। बच्चे, अकाउंट में मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अकाउंट में सिर्फ अकाउंटिंग के दो बेस होते हैं। कितने बेस होते हैं? दो। एक कैश बेसिस और दूसरा एक्रूअल बेसिस। ठीक है? कैश बेसिस कहता था कि हम जो बेस बनाएंगे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में, मतलब किस टाइम पे कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, उसका बेस होगा कैश। ठीक? अगर मेरे पे कैश आ रहा है तो मैं लिखूंगा, कैश जा रहा है तो लिखूंगा। उसमें मैटर नहीं करता बिल्कुल भी कि किस साल का कैश आया या किस साल की हम पेमेंट कर रहे हैं। अगर इस साल मेरे पास से कैश गया या इस साल मेरे पास कैश आया तो मैं उसे रिकॉर्ड कर लूँगा, फिर वो चाहे पिछले 20 सालों का कैश आया हो या आगे आने वाले 20 सालों की मैंने पेमेंट करी हो। अगर इस साल पेमेंट करी है तो इस साल रिकॉर्ड करूँगा, इस साल रिसीव करा है तो इस साल रिसीव्ड में एंट्री कर दूँगा। क्लियर होगा? ये तो होता है कैश बेसिस। अब एक्रूअल बेसिस क्या कहता है? एक्रूअल बेसिस कहता है कि हम सिर्फ इसी साल की इनकम को रिकॉर्ड करेंगे, चाहे उसके रिगार्डिंग पैसा मुझे आया हो या ना आया हो। सेम वे एक्रूअल बेसिस कहता है कि हम इस साल में सिर्फ इसी साल के एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करेंगे, मतलब इनकम भी इसी साल की रिकॉर्ड होगी और एक्सपेंस भी इसी साल का रिकॉर्ड होगा। बच्चे, एक्रूअल बेसिस में कैश मैटर नहीं करता। तो बच्चे, अगर कोई इनकम मैंने इस साल कमाई है
और उसका पैसा मुझे नहीं मिला, तो पैसे को यहाँ पे मैटर नहीं किया जाएगा। अगर मैंने इस साल कमाई है तो इसी साल वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी। क्लियर हो गया। सेम वे एक्सपेंडिचर का, अगर कोई खर्चा मेरा इस साल से रिलेटेड है, मैटर नहीं करता मैंने उसे पे करा है या नहीं करा, अगर इस साल से रिलेटेड है तो मैं उसे यहाँ पे रिकॉर्ड कर लूँगा। क्लियर हो गया पक्का। तो इस चीज़ को लिख लेते हैं एक बार। हम लिखेंगे सिर्फ इसी साल का खर्चा, सिर्फ इसी साल के खर्चे, मींस एक्सपेंडिचर हम इसी साल के लेंगे, मैटर नहीं करता कि वो मुझे मिला या नहीं मिला। क्लियर। अगर इस साल का खर्चा है तो मैं इसी साल लिख लूँगा। क्लियर। सेम वे इनकम में भी बच्चे सिर्फ इसी साल की इनकम आएगी, सिर्फ इसी साल की इनकम्स। तो इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं होता बच्चे, तो हम क्या करेंगे, जब लास्ट में अकाउंट को क्लोज कर रहे होंगे, अब समझो इधर मेरी इनकम है, इधर मेरी क्या है, इधर मेरी इनकम्स है और इधर मेरे एक्सपेंसेस है। बताओ बच्चे, अगर मेरी इनकम पूरे साल में मैंने 50 रुपये कमाए, जबकि पूरे साल में मैंने 30 रुपये का खर्चा किया, ठीक, दिए या नहीं दिए उससे मैटर नहीं, अगर मैंने खर्चा कर दिया तो ये मीन्स यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो बताओ मेरे पे कितना ज़्यादा पैसा आया। देखो 50 रुपये मैंने इनकम के रूप में कमा लिए और मैंने कितने खर्च कर दिए बच्चे, 30 रुपये। तो बताओ 50 रुपये में से 30 रुपये जाने के बाद अभी भी 20 रुपये रह गए ना। उस 20 रुपये को अगर हमारा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता, अभी तो एनपीओ कर रहे हैं ना, अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता तो वो बनता प्रॉफिट। बट क्योंकि यहाँ पे बच्चे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये अपनी बुक में प्रॉफिट वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो सर फिर ये क्या करेंगे, तो बच्चे ये उसे दिखाएंगे। देखो ज़्यादा क्रेडिट साइड का है, बट दोनों तरफ का टोटल करने, ज़्यादा टोटल कहाँ का है, क्रेडिट साइड का, तो दोनों साइड 50-50 लिख दिया जाएगा। और जितना भी ज़्यादा है बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 30 रुपये था तो 20 रुपये और लिख के 50 रुपये होगा। तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे टू सरप्लस। क्या लिखेंगे, सरप्लस। सरप्लस बोले तो SURPLUS, सरप्लस मीन्स बच्चे ज़्यादा पैसा, क्योंकि इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है, तो ज़्यादा बचाना इन पे, तो उसे सरप्लस। सेम वे बच्चे अगर ऐसा इसका उल्टा होता, मीन्स खर्चे हमारे ज़्यादा होते और इनकम कम, तो लॉस हो रहा होता। अब लॉस यहाँ पे वर्ड यूज़ नहीं करते क्योंकि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, तो ये उस टाइम पे अगर लॉस हो रहा, मतलब अगर एक्सपेंस ज़्यादा इनके, तो ये वर्ड यूज़ करते बाय डेफिसिट। डेफिसिट मीन्स कमी, कि कमी आ गई। अब सर ये क्रेडिट साइड में क्यों लिख रहे हैं बच्चे, सिंपल, जब खर्चे ज़्यादा है तो ज़्यादा खर्चे वाले का टोटल आएगा, वो दोनों तरफ लिखा जाएगा, और क्रेडिट में कम है तो बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में फिर लिख दिया जाएगा। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो बड़ा इजी है, बस ये याद रखना है इसी साल के खर्चे होंगे और इसी साल के इसमें इनकम्स आएगी। अगर सर इस साल की इनकम में पिछले साल की इनकम है या अगले साल की इनकम है, मान लो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, एक मान लो मेरी टोटल इस साल में मैंने इनकम रिसीव करी 1000 रुपये, मैंने इस साल में टोटल इनकम रिसीव करी 1000 रुपये, और क्वेश्चन ने बताया कि इस 1000 रुपये में 200 रुपये जो है वो प्रीवियस ईयर के हैं, और क्वेश्चन ने बताया कि इस 1000 रुपये में 200 रुपये पिछले साल के हैं। तो पिछले साल के तो पिछले साल की इनकम में जाने चाहिए थे, इस साल की इनकम में तो नहीं आने चाहिए ना। तो इसको बच्चे 200 रुपये को मैं हटा दूंगा। तो बताओ इस साल की इनकम कितनी हुई, 800। बड़ा इजी हो रहा है पक्का, ठीक है। तो इस तरीके से हम सवाल करेंगे। एक और एग्जाम्पल दूँ आपको, चलिए एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लो क्वेश्चन ने बोला कि मैंने इस साल पेमेंट करी, खर्चे की पेमेंट करी, मान लो पेमेंट करी मैंने 10, इस साल मैंने पेमेंट करी, खर्चों की पेमेंट करी लेट से 10,000 रुपये की। कितने की पेमेंट करी मैंने, 10,000 रुपये की। बट इनमें से 3,000 रुपये, 10,000 रुपये की जो पेमेंट करी वो 3,000 रुपये अगले साल से रिलेटेड है, मतलब मैंने इस साल एडवांस दे दिया खर्चों का। क्लियर। तो बताओ 10,000 में से 3,000 तो अगले साल से रिलेटेड है, इस साल के तो नहीं है ना। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसी साल के खर्चे लिखे जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा बच्चे,
क्योंकि ये 3,000 इस साल के नहीं है तो इसे हटा देंगे, तो इस साल के खर्चे कितने आएंगे बच्चे? 7,000। बड़ा इजी है, क्लियर। 10,000 टोटल पेमेंट करी, बट 3,000 क्योंकि अगले साल से रिलेटेड है तो उसे माइनस कर दिया। बड़ा इजी होने वाला है। तो इसमें बच्चे कोई भी ऐसी डरने वाली चीज़ नहीं है, बच्चों को समझ में नहीं आती कई बार। बस ये याद रखना है कि हम इनकम भी इसी साल के लेंगे और एक्सपेंस भी इसी साल के लेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, तो इसके रिगार्डिंग एक सवाल कर लेते हैं आपकी बुक का, फिर देखते हैं कि कैसे करना है सवाल को। बड़ा इजी होने वाला है। क्लियर? चलिए, तो सवाल करते हैं, इलस्ट्रेशन को करते हैं। मैं इसे स्क्रीन पर लगा देता हूँ। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे, क्वेश्चन में कहा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नीचे दी गई इन्फॉर्मेशन से प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है? बड़ा इजी है। चलिए, तो समझते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फॉर्मेट बना लेता हूँ। बच्चे, मैं प्रॉपर नहीं लिखूँगा, रीज़न बीइंग थोड़ी लिखने में बच्चों को राइटिंग की दिक्कत होती है, तो बट हाँ, मैं ट्राई करूँगा पूरा समझाने की, आप समझ लेना, है ना। क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? ठीक, मैंने क्या बोला, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे हम? एक्सपेंडिचर। डेबिट में लिखेंगे एक्सपेंडिचर अमाउंट, और क्रेडिट में क्या लिखेंगे हम? इनकम्स और अमाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। बीच में क्या लिखोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडिंग, जिस भी साल के लिए हम बना रहे हैं वो साल कब खत्म हो रहा है। क्लियर हुआ? चलिए, तो पढ़ते हैं। कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए, तो सबसे पहले क्या दे रखा? फीस कलेक्टेड, मतलब इनकम है तो इनकम में कलेक्ट करिए इन्होंने, तो मैं लिख लेता हूँ एक बार क्रेडिट साइड में बाय फीस। अच्छा, कह रहा है फीस में जो इंक्लूड है 80,000 वो प्रीवियस ईयर के, मतलब जो 80,000 है वो पिछले साल के। ठीक है। अच्छा, टोटल में कितनी रिसीव हुई है ना? 3,80,000। तो मैं 3,80,000 लिख लेता हूँ एक बार, 3,80,000। ठीक है, 3,80,000। इसमें से क्योंकि 3,80,000 में इंक्लूड बोला ना इसने, इंक्लूड है बच्चे कितने? 80,000 पिछले साल के। तो इस साल के हमें तो सिर्फ इस साल के चाहिए, क्योंकि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस में, तो इसी साल की इनकम चाहिए और इसी साल के एक्सपेंस। तो मैं माइनस कर दूंगा फॉर प्रीवियस ईयर, PY प्रीवियस ईयर कितना है? 80,000। क्लियर? ठीक है, तो कितना हो गया बेटा? 3 लाख रुपए इस साल की हो गई। अच्छा, एक बार इसके आगे की चीज़ देख लेते हैं। फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। फीस आउटस्टैंडिंग मतलब फीस। अच्छा, आउटस्टैंडिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग होता है बकाया। आउटस्टैंडिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? बकाया। बकाया मीन्स होता है बच्चे मिलना था बट मिला नहीं। अगर इनकम है तो मिलना था बट मिला नहीं, जबकि एक्सपेंस होता तो देना था बट दिया नहीं। मतलब बकाया है, मिलना था मिला नहीं, या अगर हमने देना था तो दिया नहीं, बकाया है। क्लियर? ठीक, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब बच्चे बकाया। तो क्योंकि यहाँ पे फीस मिलनी थी तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ? फीस मिलनी थी बट मिली नहीं। अच्छा, फीस मिलनी थी मतलब थी तो इस साल की, जब इस साल की है तो मैं प्लस करूँगा, तो मैं प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे, प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, क्योंकि इस साल से रिलेटेड है CY करंट ईयर, इस साल से रिलेटेड है तो मुझे ऐड करना चाहिए। मैंने क्या बोला? इस साल की सारी इनकम, इस साल के सारे एक्सपेंस लेंगे। तो कितनी मिलनी थी बच्चे में? कितना लिखा हुआ है? 10,000। तो मैं 10,000 यहाँ पे लिख दूंगा। तो बताओ मेरा फाइनल आंसर कितना आया? मेरा फाइनल आंसर आया 3,80,000 में से 80,000 गए तो 3 लाख बचे, और 10,000 इस साल का नहीं मिला जो मिलना था, इस साल की इनकम थी, तो ऐड कर दिया तो कितना हुआ? 3,10,000। क्लियर? बड़ा इजी है। क्लियर हुआ? बस ये याद रखना मुझे सिर्फ इस साल की इनकम और इस साल के एक्सपेंस लेने, कोई दिक्कत तो नहीं। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? अगर इनकम है तो मीन्स मिलना था बट मिला नहीं, और एक्सपेंस होता तो देना था बट दिया नहीं। क्लियर है? इसी साल का। ठीक, इसके बाद बेटा इसमें दे रखा है सैलरी पेड। अच्छा, पेड का है मतलब खर्चा है, सैलरी, तो मैं इसे क्रेडिट साइड में लिख लूँगा, टू सैलरी, खर्चा है, सैलरी पेड इंक्लूडिंग 3,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। देखते हैं अभी तो सैलरी कितनी है बच्चे? इसमें दिखाई सैलरी 28,000 की, 28,000 की सैलरी है।
जबकि इसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 3000 फॉर द प्रीवियस ईयर। अच्छा, जब प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है 3000 पे, तो इस साल में तो आने नहीं चाहिए ना, तो इसे हटा देंगे। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे माइनस, लेस लिख लेना आप, माइनस फॉर प्रीवियस ईयर, फॉर प्रीवियस ईयर, माइनस कर देंगे कितने, 3000। तो बताओ कितने बचे, 25,000। अच्छा, इसके बाद ही क्या लिखा हुआ है, कह रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर कितना, 1000 रुपये। सैलरी आउटस्टैंडिंग, खर्चा है तो आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया कि देना था बट दिया नहीं। अच्छा, सैलरी देनी थी बट दी नहीं, देनी थी मतलब इस साल का खर्चा है ना, पक्का देनी तो थी, तो इस साल का खर्चा तो उसे हम ऐड कर लेंगे, सिंपल इस साल के खर्चे ऐड करेंगे और जो इस साल का नहीं है उसे हटा देंगे। तो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर CY 1000 रुपये ले लेंगे हम। तो बताओ 3000 आपने माइनस करे तो 25,000 और 1000 ऐड करके कितना हो गया, 26,000। समझ में आया? बिल्कुल ध्यान से समझना है, एक सवाल समझ लेना देन बाकी सब इजी हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर कह रहा है एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। तो एक्सपेंस है तो मैं एक्सपेंडिचर साइड में लिखूंगा टू एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कितना है बताओ, 3000, तो 3000 ले लेते हैं। ठीक, फिर टूर्नामेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस टू टूर्नामेंट एक्सपेंस, टूर्नामेंट एक्सपेंस कितने बताओ, 12,000 रुपये दे रखा है, तो 12,000 रुपये का एक्सपेंस बना लेंगे। मीटिंग एक्सपेंस, तो मीटिंग एक्सपेंस कितना दे रखा है बच्चे, 18,000 रुपये, 18,000 रुपये ले लेंगे हम। ठीक है, फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना दे रखा है, 6,000, तो 6,000 ले लेंगे। ठीक है, बड़ा इजी हो रहा है। देन परचेज ऑफ बुक एंड पीरियोडिकल। अच्छा, इस पॉइंट को भी मैं समझाता हूँ, पहले रेंट को देख लेते हैं। रेंट अकाउंट कितना है, 10,000। पोस्टेज एंड टेलीफोन कितना है, 15,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा ही होगा इनके लिए, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना दे रखा है, 15 और 4, 4,000। और डोनेशन रिसीव्ड, अच्छा रिसीव्ड है तो इनकम होगी इनकी, तो बाय डोनेशन क्रेडिट साइड में आएगा। डोनेशन कितनी है, डोनेशन बताओ, डोनेशन है 20,000 की, तो 20,000 रुपये हम क्रेडिट साइड में लिख लेंगे। क्लियर? अब एक चीज़ रह गई सर, ये परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स क्या होते हैं, कह रहा है पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल इंक्लूडिंग 19,000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स। कह रहा है 29,000 का हमने परचेज करी, टोटल अमाउंट कितना है, 29,000। तो कह रहा है 29,000 की हमने परचेज करी। परचेज दो चीज़ करी, एक बुक करी, बुक जो आप लेके आए हो, आपके सिलेबस की बुक्स मान लो, और कुछ पीरियोडिकल्स। सर ये पीरियोडिकल्स क्या होते हैं बच्चे, कई बार आपने मैगज़ीन सुना होगा वर्ड, कि साप्ताहिक मैगज़ीन आती है, मतलब वीकली आती है कोई मैगज़ीन, या कोई मंथली आती है, या कोई 6 मंथली आती है, 6 मंथ में एक बार आती है। तो क्योंकि ये एक पीरियड के लिए कवर करती है, सिर्फ एक पीरियड को कवर करती है, लेट से वीकली वाली मैगज़ीन सिर्फ एक वीक को कवर करेगी। अच्छा, वो वीक एक्सपायर होने के बाद, वो वीक निकलने के बाद उस मैगज़ीन की कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो जो पीरियोडिकल्स होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होते हैं, उसके बाद उसकी कोई वैल्यू ज़्यादा नहीं होती। ठीक, अच्छा अगर मैं आपके बुक की बात करूँ बच्चे, अगर आपके घर में आपके छोटे भाई बहन हैं, मान लो वो 11th में, जैसे आप 12th में, वो 11th में, तो जब आप 12th पास करोगे तो वो 12th में आएंगे, तो जो आपने बुक खरीदी है कई बार उस बुक को वो बच्चा भी, आपका छोटा भाई बहन जो है वो भी यूज़ कर लेते हैं। यानी कि बुक का बेनिफिट बेटा 1 साल से ज़्यादा तक यूज़ की जा सकती है बुकें। मैंने क्या बोला, बुक्स जो होती है वो 1 साल से ज़्यादा यूज़ की जा सकती है, जबकि पीरियोडिकल सिर्फ उसी पर्टिकुलर टाइम के लिए होते हैं। क्लियर हो गया पक्का? बुक और पीरियोडिकल में अंतर, डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो मैंने क्या बोला, बुक्स जो होती है
वो 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ हो सकती है, पक्का हो सकती है, जबकि पीरियोडिकल उस पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज़ होते हैं। जैसे अगर वीकली पीरियोडिकल्स है, मतलब वीकली अगर मैगज़ीन है तो वीक के बाद, वो वीक निकलने के बाद ख़राब हो जाएगी। क्लियर हो गया, उसका दोबारा यूज़ नहीं होता। ठीक, तो बेटा अब इसमें क्या कह रहा है, देखो परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल, इन्होंने टोटल में 29,000 रुपये की बुक्स और पीरियोडिकल खरीदे, जबकि 29,000 में से सिर्फ 19,000 की बुक खरीदी, इंक्लूडिंग 19,000 फॉर बुक। अच्छा, जो बुक बच्चे जिसकी भी चीज़ का बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए होगा वो आपकी एसेट्स बन जाएगी। क्लियर हुआ। जैसे अगर आप फर्नीचर लेके आते हो, मशीनरी लेके आते हो, तो जनरली वो 1 साल से ज़्यादा के लिए होते तो एसेट्स में जाएगा। क्लियर। एल तो एसेट्स की एक मेन डेफिनेशन होती है, उस पर अभी मैं नहीं जा रहा। क्लियर। ठीक, तो बुक्स तो हो गई हमारी एसेट्स, ये पार्ट बनेगा हमारी बैलेंस शीट का। ठीक, जबकि जो पीरियोडिकल्स है वो बेटा इसी साल के खर्चे में आएगा। क्लियर हो गया। चलो, तो इसे समझते कैसे करना है, तो मैं लिखूँगा इसे, मैंने लिखा क्या, मैं लिखूँगा यहाँ पे टू बुक्स एंड पीरियोडिकल, टू पीरियोडिकल्स लिख लो, पीरियोडिकल्स। अच्छा, पीरियोडिकल्स टोटल में कितना खर्चा करा हमने, 29,000 का टोटल में खर्चा हुआ हमारा, 29,000 का। बट बुक तो इस खर्चा नहीं है ना, बुक तो हम आगे भी यूज़ करेंगे अगले साल भी, तो उसे हटा देना क्योंकि वो इस साल का नहीं है, वो बहुत सारे सालों का होगा। उस पर डेप्रीसिएशन जो होगा वो इस साल का बनेगा, बट डेप्रीसिएशन की बात नहीं करिए, तो हम सिर्फ क्या लेंगे यहाँ पे, सिर्फ बुक्स के अमाउंट को हटा देंगे। बुक्स कितने की थी बेटा, 19,000 की, तो हमारा फाइनल अमाउंट कितना बन के आया, हमारा फाइनल अमाउंट बना 10,000 रुपये, यानी कि 10,000 की हमारी क्या है, पीरियोडिकल, वो इस साल का खर्चा मान लिया जाएगा। क्लियर हो गया, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है। आई थिंक उसके बाद हमने सारी चीज़ कर ली। ठीक है, तो एक बार टोटल कर लेते हैं। इधर क्रेडिट साइड में 3,10,000 और 20,000, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 3,30,000। जबकि अगर आप डेबिट साइड का टोटल करोगे तो इससे कम आएगा। ठीक, आप कर लेना कैलकुलेट। तो 3,30,000 दोनों तरफ लिखेंगे क्योंकि इधर का ज़्यादा है, 3,30,000 और 3,30,000। अब बताओ, क्रेडिट साइड का ज़्यादा है तो डेबिट में क्या लिखेंगे हम, क्योंकि इनकम ज़्यादा है तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सरप्लस। सरप्लस, और ये सरप्लस कितना आएगा बच्चे, ये सरप्लस आएगा 2,26,000। कितना आएगा, 2,26,000। आप एक बार करके देखना। ठीक है, कैलकुलेट अब इतना तो करना आता है ना आपको। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया। ठीक, आई होप आपको समझ में आएगा। अच्छा, ये जो सरप्लस है इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, मतलब प्रॉफिट की तरह तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और अगर डेफिसिट होती मतलब लॉस टाइप का होता तो उसमें से कैपिटल फंड में से माइनस करेंगे। बात की बात है, बाद में समझा दूंगा, अभी आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय मैंने आपको बोला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ इसी साल के खर्चे लेने। अगर इस साल के खर्चे में कुछ पिछले साल के खर्चे इंक्लूड है तो उसे हटाना है, कुछ नेक्स्ट ईयर के खर्चे उसे भी हटाना है। इस साल का खर्चा देना था बट दिया नहीं, आउटस्टैंडिंग है, तो उसे ऐड कर लेना है। क्लियर, क्योंकि वो इस खर्चा इसी साल का है। सेम वे इनकम में, अगर इस साल की इनकम में पिछले साल या अगले साल की इनकम इंक्लूड है तो उसे हटा देंगे, और कोई इनकम आउटस्टैंडिंग है इस साल की, मतलब इस साल मिलनी थी बट मिली नहीं, मतलब मैंने इसी साल कमाई, तो उसे इस साल में ऐड कर लेंगे क्योंकि वो इसी साल की इनकम है। क्लियर हो गया पक्का। तो बड़ा इजी पार्ट है बच्चे, यकीन मानना, बड़ा ही इजी कर दूंगा इस चैप्टर को। यार दो टफ माना जाता है आपके सिलेबस में, बट मेरे से पढ़ने के बाद वो कहते हैं ना कि हलवा टाइप का, तो हलवा ही खाना है आपने। ठीक, आपके लिए इस चैप्टर को मैं एक तरीके का हलवा बना दूंगा, आप इजीली इसे खा सकते हो। ठीक, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर कौन सा हलवा, बच्चे गाजर का हलवा, जिस बच्चे को गाजर का हलवा पसंद हो गाजर का हलवा समझ के खा लेना, और जिस बच्चे को मूंग की दाल का या सूजी का हलवा पसंद है वो सूजी का या मूंग की दाल का हलवा समझ के खा सकता है। क्लियर हुआ। बस हाँ, खाना है ईजी वे में, अच्छे से समझते हुए। क्लियर हो गया। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी आपने सिर्फ यही सवाल करना है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक दो चीज़ और बताऊंगा, देन इसके बाद ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। क्लियर हो गया। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।